मैं तो आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म से टाइम में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट 5 संघ, जिसमें बताया गया है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को। जिसमें से हम बात कर रहे थे कार्यपालिका को। कार्यपालिका में बताया गया आर्टिकल 15 से लेकर 78 में। और सबसे पहला टॉपिक हम बात कर रहे थे कार्यपालिका में राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को हमने पढ़ लिया था आर्टिकल 55 तक, जिसमें बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि हमने आयरलैंड से लिए। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 56 को। आर्टिकल 56 में बताया गया राष्ट्रपति कार्यकाल। हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से 62 में बताया गया राष्ट्रपति को। हमने आर्टिकल 55 तक की बात कर ली थी। आज हम इसका कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग करेंगे आर्टिकल 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं कर लेता। तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कभी भी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ये चीज याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। हम बात करते हैं आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जस्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 57 पे। पहले 62 को देख लो क्योंकि वो इसी से रिलेट करता है ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहीं पे हम लोग कवर कर रहे हैं आर्टिकल 62 को। आर्टिकल 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आर्टिकल 62 को मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि ये आर्टिकल 56 से रिलेट करता है। उसको उसमें भी राष्ट्रपति की, मैं इसे रख के देता हूँ, आता हूँ आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान, जो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। एक बार राष्ट्रपति होने के बाद हम दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान। इसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 58 पे, जिसमें बताया गया राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो मैं इसको रख के दे रहा हूँ दोनों को। आते हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं की, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली पद योग्यता क्या है, वह व्यक्ति का नागरिक होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है, न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पद, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष तीसरी योग्यता क्या है, साक्षर होना चाहिए। चौथी क्या है, किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पद के लिए उस व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा क्या है, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उस व्यक्ति की। तीसरी, वह व्यक्ति साक्षर होना चाहिए। चौथी क्या है, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और पांचवी क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। इस पॉइंट को आप गौर करिए कि वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, जबकि हमें पता है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है, तो फिर लोकसभा का सदस्य बनने योग्य क्यों होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये योग्यता क्यों होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है। इस चीज को आप नोट करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्यों होती है राष्ट्रपति की, जबकि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 58 हम उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 59 की।
बताइएगा जरूर कमेंट करके, रिवीजन होगा कुछ पढ़ेंगे तो। सर्च करिए आर्टिकल 59, गूगल पे सर्च करिएगा, जवाब मिलेगा। आर्टिकल 59 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय की क्या क्या शर्तें होती हैं? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। आर्टिकल 59 में बताया गया राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों के बारे में। हम जानते हैं राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होगा। इसका भी रीजन है क्यों राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय में ही क्यों होगा, इसका भी एक कारण है। और वो भी आप सर्च करिएगा क्या कारण है कि राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप क्यों होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होगा। आर्टिकल 59। इसके बाद राष्ट्रपति सदैव सरकारी आवास और यात्रा भत्ते का भोगी होगा। राष्ट्रपति सदैव एक सरकारी आवास और यात्रा भत्ते का भोगी होगा। मतलब ये सुविधा राष्ट्रपति को सदैव के लिए मिलेंगी। अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपके लिए एक सरकारी आवास और जो भी सुविधा यात्रा और भत्ते जो भी आप ट्रेवल करते हैं या फिर कुछ जो भी भत्ते होते हैं वो आपको होल लाइफ के लिए दे दिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में बताया गया राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, जिसको हम आर्टिकल 60 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगर उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन है। मैं इसे रख दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग अपॉलिटी पढ़ते जाइए इंटरेस्ट के साथ। चीजों को करने में तभी मजा आता है जब हमें उस चीज में इंटरेस्ट होता है। किसी भी काम को करिए तो दिल से करिए। आर्टिकल 60 ताकि आपको भी अच्छा लगे, हम अपने जो भी काम करते हैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे तब तक उस चीज को उतनी बार पढ़ें जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। तो इसी तरह पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट उठाइए उसको उतनी टाइम पढ़िए जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। आखिर ये क्यों हुआ है, क्यों और कैसे, इसका जवाब मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 60 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। नोट करिएगा, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में हमें जवाब देंगे। दूसरा, राष्ट्रपति न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर मैं अभी बता रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने शपथ दिलाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, तो उनको किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का आंसर स्किप कर सकते हैं, बट आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। प्लीज सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करिएगा। जब तक कि हम चीजें सर्च नहीं करेंगे तब तक हमारे माइंड में चीजें नहीं आती हैं। हम सर्च करेंगे तो कुछ अपना भी माइंड यूज करेंगे कि आखिर क्यों। जब तक हम चीजें खुद से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें नहीं आएंगी। तो हमें अपना भी एफर्ट यूज करना है। तो आप अपना भी एफर्ट लगा के सर्च करिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। प्लीज आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ किस डेट को दिलाई जाती है। ये भी लॉजिक हो गया कि आखिर वो डेट क्या है जिस डेट को राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उसकी भी डेट फिक्स कर दी गई कि राष्ट्रपति को शपथ इस डेट को ही दिलाई जाएगी। तो वो डेट क्या है, वो डेट है 25 जुलाई को। 1997 से हम राष्ट्रपति को 25 जुलाई को ही शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिखिएगा। (1997) से राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है। जुलाई को राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। कब से? 1997 से। समंदर देख के उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए समंदर में उतरना पड़ता है। तो फिर उतरिए, पॉलिटी में आइए, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके आगे आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के कुछ प्रावधान है कि उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कैसे इनको फॉलो करते हैं। तो पहले राष्ट्रपति को एक नॉर्मल था 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन को जब राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस 14 दिन के अंदर पद को छोड़ सकता है। अगर राष्ट्रपति उस 14 दिन के अंदर पद को छोड़ देता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अगर राष्ट्रपति 14 दिन के बाद भी पद नहीं छोड़ता तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे आते फिर लिखता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए। एक बार लिखता हूँ फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बस हमारे साथ जुड़ते जाएं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने दूंगा। मैं स्टेट पीसीएस लेवल की बात करता हूँ, स्टेट पीसीएस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट पीसीएस में भी एक क्वेश्चन में आपका मिस नहीं होने दूंगा। बाकी एग्जाम की तो बात मैं नहीं करता, सिर्फ स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में जब मैं आपका क्वेश्चन नहीं मिस होने दूंगा तो एसएससी क्या चीज है, एसएससी का तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पॉलिटी से अगर एसएससी में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि एसएससी में वन लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ वो स्टेटमेंट वाइज है। आप कंटेंट को पढ़ें, घटना चक्र लगाएं, आपको खुद लगेगा कि हाँ सामने वाला मेहनत कर रहा है। जब सामने वाला मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है। तो आपका काम इतना है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, पॉलिटी। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग इसमें बताया गया आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर इस्तीफा दे देता है, उसे सिर्फ पद से हटाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति 14 दिन में इस्तीफा नहीं देता है उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के 2/3 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर सकते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2/3 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर सकते हैं। निष्कासित कर सकता है। मैं देखूँ कट नहीं रहा है। 2/3 सदस्य मिलके राष्ट्रपति, संसद के किसी भी सदन के 2/3 सदस्य मिलके राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर सकते हैं। इस समय राष्ट्रपति की वकालत भारत का मुख्य
इस समय राष्ट्रपति के वकालत भारत का महान्यायवादी करता है, जिसकी बात हमने आर्टिकल 26 में बताई है। तो यहाँ पे नोटबुक लिखिए, यहीं पे लिख लीजिए। राष्ट्रपति की वकालत भारत का महान्यायवादी करता है। राष्ट्रपति की वकालत भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की कंडीशन में उसकी वकालत भारत का महान्यायवादी करता है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फिर देना है। क्वेश्चन क्या है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिस पर महाभियोग चलाया गया है या नहीं चलाया गया। भारत में अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जिस पर महाभियोग चलाया गया है? अगर चलाया गया तो नाम बताएं, नहीं चलाया गया तो भी बताएं। आज की वीडियो हम यही रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। ये क्लास आपको आज नहीं कल जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब याद आएगी कि हाँ उस समय क्लास चल रही थी तो काश मैंने क्लास को अटेंड किया होता है। और एक इम्पोर्टेंट नोट था कि आरओ का फॉर्म आज से भरना स्टार्ट आज हो गया है। आरओ की वैकेंसी आ गई, जिसके लिए 441 पोस्ट हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो प्लीज आरओ का फॉर्म भरें और एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अगर आप एलिजिबल हैं, आरओ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि पॉलिटिकल हम लोग और भी इंटरेस्ट से पढ़ सके और आगे कंटिन्यू करें। तो प्लीज वीडियो को अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलें।